नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी द बेस्ट में। मित्रों, आज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और यह 2014 में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है पूछा गया था, यही प्रश्न आया हुआ था। तो उससे संबंधित इससे पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट डाला था। उस पर कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएँ तो बहुत ही पॉजिटिव थी, लेकिन कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएँ बड़ी निगेटिव थी। उनको लगा था कि ये फालतू का प्रैक्टिस सेट है। तो आप उससे इसका मिलान कर लीजिए, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पड़ेगा तो उससे भी आप देख लीजिएगा। तो हमें नहीं लगता है कि जो प्रैक्टिस सेट पड़ा था वो कहीं से भी ख़राब था। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। और यह भी जान लें कि अगर आपका 50 प्लस स्कोर रहता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपका स्कोर 45 प्लस रहता है तो पीजीटी के लिए बहुत अच्छी तैयारी है। अगर 40 प्लस रहता है तो टीजीटी के लिए, और अगर 35 प्लस है तो टेट सुपर टेट के लिए बहुत अच्छी तैयारी मानी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं ही, ऑप्शन सारे नहीं बोल रहे हैं मित्रों, जिससे कि समय कम लगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जिनदत्त सूर्य। नंबर 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनूदित रचना है। थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल लें कि रचनाएं या तो मौलिक होती हैं, अनूदित होती हैं। मौलिक का मतलब कि स्वतः जो नाटककार के या रचनाकार के जो हृदय से स्फुटित होती हैं, और अनूदित का मतलब कि कोई चर्चित रचना जो किसी दूसरी भाषा में लिखी होती है और उसका फिर से जो है अनूदित किया जाता है, उसी को हम कहते हैं अनूदित रचना। तो चारों ऑप्शंस आपके पास हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्या सुंदर। यह अनूदित रचना है, बाकी सारे जो है मौलिक रचनाएं हैं। नंबर 3, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए 1960, बी 1959, सी 1963 और डी 1955। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन ए के साथ 1960। चौथा प्रश्न, अष्टछाप की स्थापना कब हुई। तो चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है मित्रों जाएगा ऑप्शन ए के साथ 1565 ईस्वी। और यह भी जान लें कि इसकी स्थापना जो है गोसाई विठल नाथ ने की थी, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। 4 शिष्य इसमें वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य विठल नाथ जी के थे। पांचवा प्रश्न, हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिखाई ही दे रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्धकथा, जिसको लिखा था बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने। छठा नंबर, विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है। यानी विखंडनवाद एक प्रकार का वाद है और इसके जनक की बात हो रही, जन्मदाता की बात हो रही है। तो चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा देरिदा, और पूरा नाम इनका जैक देरिदा होता है। सातवां प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है। तो चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्ति। बाकी वन वैभव, वक संहार और शैरंद्री ये जो है महाभारत से संबंधित रचनाएं हैं। 8वां नंबर अलंकार से आया हुआ है, दुल्हन अंगिया काहे न धोवाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए वक्रोक्ति, बी श्लेष, डी सी रूपकातिशयोक्ति और डी दृष्टांत। तो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों बी और सी दोनों के साथ, यानी श्लेष भी सही है और रूपकातिशयोक्ति भी सही है। 9वां, लिपियों का सही विकास क्रम क्या है। चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सबसे पहले चित्रलिपि, इसके बाद सूत्र लिपि, पुनः प्रतीकात्मक लिपि, फिर भावमूलक लिपि और बाद में ध्वनि मूलक लिपि।
10वां प्रश्न, यह कथन है, देखिए किस जो है आलोचक का कथन है कि खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे। यह उक्ति किसकी है? तो चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और आप जानते ही हैं कि खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार जो है भक्ति काल में ही, आदिकाल में ही कौन थे? अमीर खुसरो थे। 11वां प्रश्न, यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होता है। तो ऑप्शन ए विभावना, बी दृष्टांत, सी उत्प्रेक्षा, डी रूपक। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ दृष्टांत अलंकार। और आप जानते हैं विभावना का मतलब जहां बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। बहुत अच्छा उदाहरण विभावना का, बिनु पद चले सुने बिन काना। उत्प्रेक्षा आप समझते ही हैं, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए उत्प्रेक्षा अलंकार, और रूपक जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाए। 12वां प्रश्न, कुछ पंक्तियां हैं और उनके साथ सम्मिलित करना है आपको कवि का। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहली लाइन है, विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ। बी है, तरल आकांक्षा से भरा सो रहा आशा का आह्लाद। और सी, विश्वास मलय में मिलकर ग्रह पथ में टकराएगा। और डी, मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ। तो 12वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और एक बार अब इसको मिला देते हैं वहाँ पर, जैसे विष्णु का मैं सुदर्शन चक्र हूँ, ये आपका मिलेगा 3 के साथ, निराला जी के साथ। और तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद, ये आपका प्रसाद जी से यानी फर्स्ट से। और विश्वास मलय में मिलकर ग्रह पथ में टकराएगा, यह आपका मिलेगा अज्ञेय जी से यानी 2 से। और मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, यह आपका चौथे से ही मिलेगा यानी मुक्तिबोध से। 13वां प्रश्न बहुत ही उम्दा प्रश्न है कि करुण को ही एकमात्र रस किसने माना है। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ भवभूति। और आप कमेंट में बताएंगे कि भवभूति की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है। 14वां प्रश्न, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। तो चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जाएगा 54 के साथ 1954। और यह भी जान ले जो ऑप्शन बी दिया गया है 1951 ईस्वी, यहीं पर तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। 15 नंबर, निबंध संग्रह को जो है निबंधकार से मिलाना है। तो जैनेन्द्र के सामने निषाद बांसुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पगडंडियों का जमाना, सी कुबेरनाथ राय, साहित्य और संस्कृति, डी हरिशंकर परसाई। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन सी के साथ। अब आप एक बार इसको मिला लीजिए, जैनेन्द्र साहित्य और संस्कृति, और हजारी प्रसाद द्विवेदी विचार प्रवाह, कुबेरनाथ राय निषाद बांसुरी, और हरिशंकर परसाई पगडंडियों का जमाना। 16वां प्रश्न, प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। यह मित्रों आया हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत से। तो लिखा हुआ है, चमक के बीच घन गरज तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा। तो ऑप्शन ए कह रहा है बिरह का मानवीकरण है, बी अवधि भाषा का प्रयोग है, सी वियोग श्रृंगार है, और डी प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण है। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण है। यह गलत है, प्रकृति यहाँ पे उद्दीपन का कार्य कर रही है, यानी प्रकृति का चित्रण यहाँ पे उद्दीपन के रूप में है, न कि आलंबन के रूप में। 13वां प्रश्न, किस बोली में ध यानी द के पहले आधा न और ध के पहले आधा न के स्थान पर न और न हो जाता है, यानी आधा न फिर पूरा न और आधा न या हा हो जाता है।
तो ऑप्शन ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रज और डी भोजपुरी। तो यह जो है दो ऑप्शन के साथ होता है, तो ऑप्शन का करेक्ट है ए और डी दोनों। 18वां प्रश्न, नवनाथों में कौन से सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए गोरक्षनाथ, बी नागार्जुन, सी देवसेन और डी जड़ भरत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ देवसेन। देवसेन नवनाथों में सम्मिलित नहीं हैं। मित्रों, नवनाथों का पूरा नाम आपको क्रम से याद होना चाहिए अगर आपको हिंदी अपनी बेस्ट करनी है तो। 19वां नंबर, हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन ए विशाल भारत, बी रूपाभ, सी सरस्वती और डी हंस। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ रूपाभ। और आपको कमेंट में बताना है कि रूपाभ पत्रिका के संपादक कौन है। 20वां नंबर, अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है। आए जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पुराण निलादे, जो बंजारे टाणे। तो ऑप्शन ए कह रहा व्यंजना, बी अभिधा, सी तात्पर्य और डी लक्षणा। दो ऑप्शन सही है, ए और डी। व्यंजना भी है और लक्षणा भी है, और अभिधा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता चूँकि जो है गोपिकाएं जो थी वो वाग विदग्ध थी, तो उनमें वाग विदग्धता होने के कारण जो है अभिधा तो नहीं हो सकता। 21 नंबर, हरियोधकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है। तो चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी, यानी अयोध्या प्रसाद सिंह हरियोध का काव्योपवन प्रकाशित हुआ था 1909 ईस्वी में। 22 नंबर, प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी, यानी ध्रुव स्वामिनी ऐसा नाटक है जिसमें उन्होंने नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है। तो 23वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 सुमेलित कीजिए। यानी कुछ कहानी आंदोलन दिया गया है एक तरफ, और सूची 2 में जो है उस आंदोलनकर्ता का नाम दिया गया है। तो ऑप्शन ए है आ कहानी, उसके सामने कमलेश्वर, इस तरह से मित्रों दिया हुआ है। तो इसका जो कूट है करेक्ट आंसर जाएगा 23 का ऑप्शन ए के साथ, यानी आप इसको मिला लीजिए। आ कहानी गंगा प्रसाद बिमल से, सक्रिय कहानी राकेश वत्स से, समांतर कहानी डॉक्टर महीप सिंह से, और सचेतन कहानी कमलेश्वर से। 24 नंबर, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से आया हुआ है। रचनाओं को जो है रचनाकारों से सुमेलित करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा 24 का ऑप्शन सी के साथ, यानी आप इसको मिला लीजिए। पेरिप्सुस यानी ए मिलेगा 3 से, बी 4 से यानी पोएटिक्स अरस्तु ने, और सी एस्थेटिक मिलेगा क्रोचे से, और यून मिलेगा प्लेटो से। 25 नंबर, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं प्रेम निकेतन श्रीय नहीं, आई गोवर्धन धाम, लहो संरचित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, नंददास, पद्माकर, रहीम और रसखान। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ रसखान, यानी यह रचना जो है रसखान, यह जो है पंक्तियां रसखान की हैं। 26 नंबर, चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता? तो 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ सुवासिनी। सुवासिनी का जो प्रेम भाव रहता है वो राक्षस के साथ रहता है, बाकी कल्याणी, मालविका, कार्नेलिया सब चंद्रगुप्त से प्रेम भाव रखती हैं। 27 नंबर, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्त सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान हैं। तो चारों जो आलोचनाकार हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 28 नंबर,
हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी सी नामवर सिंह और डी रामचंद्र शुक्ल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए डॉक्टर रामविलास शर्मा। 29 नंबर, सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? तो ऑप्शन ए 8वां सर्ग, बी आधे अधूरे और सी अंधा युग, डी चंद्रकांता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आधे अधूरे। और आधे अधूरे जो नाटक है वो मोहन राकेश जी का है। 30 नंबर, निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? यह तंजारों छार के कहो कि पवन उड़ाओ और मकुते ही मारग उड़ी परे कंत धरे जहाँ पाँव। तो चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, अभिलाषा। यहाँ पे जो है बिरहड़ी नायिका की अभिलाषा है। 31 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई? तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी 344 का 1। 32 नंबर, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं? ऑप्शन ए कृष्णदास, बी नाभादास, सी ध्रुवदास और डी श्रीभट्ट। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, नाभादास। 33 नंबर, एकांकी में संकलन त्रय का आशय है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा मित्रों ऑप्शन डी के साथ, समय स्थान कार्य की एकता। याद रखिएगा, कुछ लोग जो है गलती से समय स्थान और काल कर देते हैं। समय का द्योतक तो काल है ही, इसलिए करेक्ट आंसर रहेगा समय स्थान कार्य की एकता। इसी को हम कहते हैं एकांकी में संकलन त्रय। 34 नंबर, इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए विश्वनाथ, बी दंडी, सी भामह, डी उद्भट। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, विश्वनाथ, क्योंकि विश्वनाथ आचार्य रसवादी आचार्य हैं, बाकी सारे अलंकारवादी। 35 नंबर, इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, रामविलास शर्मा, बी मुक्तिबोध, सी प्रभाकर माचवे, डी केदारनाथ सिंह। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, केदारनाथ सिंह। और केदारनाथ सिंह तीसरे तार सप्तक के हैं, न कि पहले के। और अगर आपको अपनी हिंदी को बेस्ट करना है तो आपको जो है चारों तार सप्तक के कवियों के नाम याद होने चाहिए, एटलीस्ट 3 के तो याद ही होने चाहिए। 36 नंबर, परीक्षा गुरु उपन्यास का रचनाकाल माना जाता है, यानी कि इसकी रचना कब हुई थी? तो 1891, 1882, 1881 भी ऑप्शन सी कह रहा है, और डी 1877। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, 1882 ईस्वी। इससे पहले आपको पता है कि भाग्यवती उपन्यास प्रकाशित हो चुका था, लेकिन उपन्यास के जो सारे गुण होते हैं परीक्षा गुरु में पाया गया, इसलिए इसी को पहला उपन्यास माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। 37 नंबर, वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है। यह कथन किसका है, यानी किस विद्वान का है, आलोचक का है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। 38 नंबर, कुछ उपन्यास दिए गए हैं 4, और उनके 4 उपन्यासकारों के नाम दिए गए हैं, और कूट है ये। तो आप देख ही रहे हैं सारा, पहले इसका आंसर बता देते हैं आपको। ऑप्शन बी जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मुर्दों का टीला लिखे हुए है रांगे राघव 3 से मिलेगा, और डूबते मस्तूल नरेश मेहता ने लिखा है, नंबर 4 से मिलेगा बी, और सी महाभोज मन्नू भंडारी का है, नंबर 2 से मिलेगा, और लाल टीन की छत निर्मल वर्मा नंबर 1 से। 39 नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? तो ऑप्शन ए 1878, बी 1880,
सी 1884 ईस्वी और डी 1882 ईस्वी। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ 1880 ईस्वी। और कमेंट में आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किन लोगों ने दी थी। 40 नंबर, अंधा युग में उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है। तो कथन था मेरी माता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। तो ऑप्शन ए गद्दारी, बी अश्वत्थामा, सी धृतराष्ट्र और डी संजय। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ धृतराष्ट्र। और अंधा युग बड़ा ही चर्चित नाटक है किसका मित्रों, धर्मवीर भारती जी का। इसको गीत नाट्य भी कहा जाता है। 41 नंबर, काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है। ऑप्शन ए नाट्यशास्त्र, बी काव्यालंकार, सी साहित्य सर्वस्व और डी काव्यालंकार सूत्र। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ काव्यालंकार सूत्र ही ऐसा ग्रंथ है जिसने काव्य दोषों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की थी। 42 नंबर, स्थापना और तर्क है। ऑप्शन ए कह रहा कुंवर नारायण की काव्यकृति चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं क्षणवाद की धारणा से अनुप्राणित हैं। तर्क है क्षणवाद छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए सही है और आर गलत है। यानी क्षणवाद छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता नहीं है। क्षणवाद छायावादी कविता की कोई विशेषता है ही नहीं। 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद नहीं है। ऑप्शन ए होली का उपहार, बी मुक्तिमार्ग, सी बड़े घर की बेटी, डी देवदासी। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ देवदासी। कमेंट में आपको बताना है कि देवदासी किसकी रचना है। मित्रों कमेंट में जो 2-3 प्रश्नों को आपसे पूछा गया है, इसलिए जिससे वह आपको हमेशा याद हो जाए और कभी गलत ना हो, इसलिए इसका आंसर ना बता करके आपको कमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। 44 नंबर, फिर सुमेलित करना है और उसके कूट के अनुसार जो है आंसर बताना है। तो प्रश्न आपके सामने है, यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था उसी से संबंधित है। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी ए साहित्य का इतिहास दर्शन मिलेगा आपका नलिन विलोचन शर्मा जी से, और बी भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल से, और हिंदी भाषा और साहित्य मिलेगा 2 से यानी श्याम सुंदर दास से, और डी हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नंबर 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी से। 45 नंबर, उद्धृत काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो काव्य पंक्तियाँ एक तरफ हैं और उधर जो है रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी विपुल मणिरत्नों का छविजाल, इसको लिखा है पंत जी ने, और बी जीवन का लेकर नव विचार लिखा है प्रसाद जी ने, यानी ऑप्शन 1 से मिलेगा, और सुमन हृदय में सेज बिछाते महादेवी वर्मा ने 4 से मिलेगा, और डी सुनता वसंत में उपवन में कुल कूजित पिक निराला जी की रचना है, यानी 2 से। 46 नंबर, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। 47 नंबर, लघुमानों के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी विजय देव नारायण शाही, सी रामविलास शर्मा, और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ विजय देव नारायण शाही। 48 नंबर, काव्य हेतु संबंधी
प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्त तद्भवे। यह किसकी रचना है मित्रों, इसको आपको बताना है। तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, इसको कहा है मम्मट ने। 49 नंबर सुमेलित कीजिए। यानी एक तरफ जो है भाषा दी गई है और दूसरी तरफ जो है वहाँ पर ग्रंथ का नाम नहीं मित्रों, यहाँ पर बोलियाँ हैं। तो इसका कूट देख लीजिए कौन सा सही है पहले। तो 49 का कूट सही है सी, यानी ब्रज भाषा मिलेगा अंतर्वेदी से, यानी ऑप्शन 3 कूट नंबर 3 से मिलेगा। और बी अवधी बैसवाड़ी से, और सी हरियाणवी बांगरू से, और छत्तीसगढ़ी खलताही से। 50 नंबर चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। बी कह रहा है इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। सी इसका प्रकाशन वर्ष 1894 में हुआ। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका प्रकाशन 1894 में हुआ था। यह असत्य कथन है। 51 नंबर गोस्वामी तुलसीदास की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा 2 कृतियों में, बी 4 कृतियों में, सी 3 कृतियों में और डी 1 कृतियों में। तो 51 का आंसर चला जाएगा बी के साथ, यानी गोस्वामी तुलसीदास की 4 ऐसी रचनाएं हैं जिसमें उत्तरकांड संबंधी वर्णन होता है। 52 नंबर सुमेलित कीजिए। ये सब सूफी काव्य हैं और उसका प्रकाशन वर्ष दिया गया है। तो इसका कूट देख लेते हैं। यानी सब कुछ सही ही लिखा हुआ है, यानी सब सेम मिलेगा, आमने सामने ही। 53 नंबर आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, बी राधाकृष्ण दास, सी श्रीधर पाठक और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओस। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्रीधर पाठक। 54 नंबर चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए 1930 ईस्वी में, बी 1939 में, सी 1935 में, डी 1945 में। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी चिंतामणि का पहला भाग 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 55 नंबर आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी काव्य में अभिव्यंजनावाद व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है। 56 नंबर अधोलिखित आचार्यों का उनके कालक्रमानुसार आरोही क्रम में रखना है। ध्यान रखिएगा कभी कभी जो है उल्टा करके अवरोही पूछ लेता। अगर अवरोही पूछेगा तो बाद वाले कवियों को सबसे पहले सबसे बाद वाला रहेगा और सबसे बाद में सबसे पहले वाला, लेकिन आरोही ही पूछा है यहाँ पे, तो सबसे पहले और इसके बाद उसके बाद की बात हो रही है। तो ऑप्शन जाएगा सही ए के साथ, यानी सबसे पहले दंडी का नाम आएगा, फिर वामन का, इसके बाद मम्मट, फिर विश्वनाथ, फिर जगन्नाथ। 57 नंबर कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का संखनाद करती है, बी यह नारी श्रेष्ठ के लिए संजीवनी है, और सी इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, और यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है। तो मित्रों आयोग ने जो है इस प्रश्न को हटा दिया था, इसका कोई उत्तर नहीं दिया था। वैसे अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी सही हो सकता है। 58 नंबर भरत मुनि के रससूत्र की अनुमतवाद पर आधारित व्याख्या किस
आचार्य की है। तो ऑप्शन इसका सही जाएगा डी के साथ, आचार्य शंकुक। और यह भी जान लें कि भरत मुनि के रससूत्र की जो है 4 आचार्यों ने व्याख्या की थी। अभिनवगुप्त भी थे, भट्टनायक भी थे, भट्टलोल्लट भी थे, शंकुक भी थे। परीक्षा में यूजीसी नेट हो या आपका पीजीटी हो या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यहाँ से एक प्रश्न आना ही होता है, वो चाहे जिस तरह से घुमा फिरा के पूछ लिया जाए। तो इसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए। 59 नंबर, निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काला अनुसार आरोही क्रम में लिखिए। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक बार देख लीजिए ऑप्शंस को। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, केशव, सेनापति, देव, पद्माकर। 60 नंबर, संगत युग्म का चयन कीजिए, यानी कौन सा युग्म संगत है उसी का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है काव्य प्रकाश, उसके सामने दिया गया है आनंदवर्धन, बी काव्यादर्श भामा, सी काव्यालंकार सूत्र वामन और काव्यालंकार दंडी। तो इसमें जो संगत युग्म है वह सही है, ऑप्शन सी काव्यालंकार सूत्र वामन, यही सही है। बाकी काव्य प्रकाश जो ऑप्शन ए दिया गया है वह जो है मम्मट की रचना है, काव्यादर्श दंडी की है और काव्यालंकार भामा की रचना है। 61 नंबर प्रश्न, इसको भी मित्रों जो है आयोग से हटा दिया गया था, तो छोड़ दीजिए क्योंकि यह जो है अपवाद स्वरूप प्रश्न है, पूरी बातें इसमें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। आ जाइए 62 नंबर पर, रैदास किसके गुरु थे? मलुकदास, हरिदास, लालदास, मीराबाई। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, मीराबाई के गुरु थे। 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक का विलक्षण ग्रंथकार नहीं है? तो घनानंद, चिंतामणि, सेनापति, डी मतिराम। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, घनानंद। जो रीति मुक्त कवि हुए हैं मित्रों वो लक्षण ग्रंथकार नहीं हैं। तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर इसी में आते हैं। 64 नंबर, संगत युग्म का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए रामानुजाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, बी निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, सी वल्लभाचार्य द्वैतवाद और डी मध्वाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसमें जो है मिलाना है आपको। तो 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, यानी निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत सही है, क्योंकि वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत है और मध्वाचार्य जी का द्वैतवाद है। 65 नंबर, निबंध संग्रहों को उनके कालक्रम के अनुसार जो है सही करना है, यानी कौन सा पहले है और कौन सा बाद में। तो चारों ऑप्शन आप ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद आंसर बता रहे हैं आपको। तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सबसे पहले तुम चंदन हम पानी, फिर आंगन का पंछी और बंजारा मन, परंपरा बंधन नहीं नंबर 3 पे रहेगा और नंबर 4 पर भाव पुरुष श्री कृष्ण। 66 नंबर, स्थापना और तर्क से आया हुआ है। तो स्थापना कह रहा कि प्रगतिवाद, सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला, और सी है क्योंकि वह मार्क्सवाद पर आधारित था। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ए और आर दोनों सही हैं, यानी जो भी कथन स्थापना लिखा हुआ है, तर्क दोनों के दोनों क्या हैं? सही हैं। प्रगतिवाद की विशेषताओं में ये दोनों चीज़ें आती हैं। 67 नंबर, प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। तो कितने हृदयों के मधुर मिलन, क्रंदन करते वन विरह को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मित्रों ऑप्शन सी, प्रसाद। 68 नंबर, रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है इसमें राम लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है, बी यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, सी इसमें शैव एवं वैष्णव मत का समन्वय दृष्टिगत होता है और डी इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें जो असत्य कथन है वो ऑप्शन डी ही है,
यानी इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित एवं सर्वग्राही समाधान नहीं दिया है। समस्याएं तो दी गई हैं लेकिन उसका समाधान नहीं है। 69 नंबर, असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है, और बी राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित नहीं है, और सी कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है, और डी अंधेरे में कविता चाँद का मुंह टेढ़ा है में संकलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, अंधेरे में जो कविता है, लंबी कविता है, यह जो है चाँद का मुंह टेढ़ा है में ही संकलित हुआ है। और यह भी जान लें कि श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है। श्रद्धा के कामायनी के जो 15 सर्ग हैं उसका क्रम आपको याद होना चाहिए, इससे भी एक प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। और राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित रचना है ही, और कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है क्योंकि कुकुरमुत्ता प्रगतिवादी रचना है न कि छायावादी, भले ही इसके लेखक निराला जी ही हैं। तो आइए बढ़ते हैं सबसे लास्ट प्रश्न की ओर, और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखते हैं 70 नंबर। तो निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आए उतारी। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो करेक्ट आंसर जाएगा डी के साथ, यहाँ खेप का अर्थ माल का बोझ। तो माल का बोझ नहीं है क्योंकि वह निर्गुण भक्ति को सिखाने के लिए आए थे, तो निर्गुण भक्ति वाला खेप था, बोझा था, न कि माल का बोझ। तो ये रहा मित्रों आपके 70 के 70 प्रश्न, और आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।